देखिए 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन। तीसरा है हमारा हिमांक अवनमन। क्या है? हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। अब पहले सर ये तो बताओ कि जो हिमांक होता है वो होता क्या है? अरे बेटा लिख तो देने दे, देख इसके चक्कर में मैं लिख भी क्या रहा हूँ। क्या है? हिमांक अवनमन। देखिए हिमांक क्या होता है? हिमांक सर हमने तो पढ़ रखा है, जिस ताप पे जमता है वही उसका हिमांक कहलाता है। जिस ताप पे जमता है वही उसका हिमांक कहलाता है। जिस ताप पे द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वही ताप क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। बिल्कुल बेटा तूने सही पढ़ रखा है, यही होता है हिमांक। लेकिन लेवल बढ़ गया है अब। पहले तू पहली क्लास में ये चीज पढ़ा करता था, अब तू 12th क्लास में पढ़ेगा तो 12th क्लास में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यानी वह ताप जिस पर द्रव व ठोस की वाष्प दाब का मान बराबर हो जाए। क्या है परिभाषा? वह ताप जिस पर द्रव तथा ठोस दोनों की वाष्प दाब का मान, या दोनों की जो वाष्प है उसका दाब का मान वो समान हो जाए, या दोनों के दाब का मान, वाष्प दाब नहीं तो दोनों के दाब का मान समान हो जाए, वही क्या कहलाएगा? उसका हिमांक कहलाएगा। यानी जब दोनों साम्य अवस्था में आ जाए वही उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ पानी बर्फ में बदल रहा होता है और कुछ बर्फ पानी में बदल रहा होता है, वही उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अब देखो सर, अब इसमें भी वही बात होगी क्या? बिल्कुल बेटा वही बात होगी जो तू दिमाग में सोच रहा है ना, वही बात होगी। एक बार विलायक के बारे में बात करेंगे, दूसरी बार विलयन के बारे में बात करेंगे। देख जरा, मुझे ये देख के बता, ये मेरे पास विलायक है जल, ये मेरे पास विलायक है क्या? जल। और तुझे पता है कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? जम जाता है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? जम जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या जल जो है उसका अगर मैं हिमांक की बात करूं, जल के हिमांक की बात करूं, तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस होगा क्या जल का हिमांक? अब मैंने क्या किया इस जल में, इस जल में कुछ मात्रा चीनी की मिला दी, या कुछ मात्रा पत्थर की मिला दी, या कुछ मात्रा मिट्टी की मिला दी। यानी कुछ मात्रा क्या लेके आ गया? विलेय लेकर आ गया, कोई विलेय। अब मुझे बताओ, समान समान को बोलता है क्या? तो क्या जल मिला रहा हूं क्या इसमें? जल नहीं मिला रहा, इसका मतलब कोई असमान पदार्थ मिला रहा हूं। और हमने देखा था सर, जब असमान पदार्थ मिलाते हैं तो उसके साथ संगुणित नहीं हो पाता है, उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा था बेटा। अगर उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता है तो क्या इसी के अनुरूप कार्य करेगा? क्या दूर भगने की कोशिश करेगा। और मुझे देखिए, जैसे ही आपने इसमें मिलाया, जैसे ही आपने इसमें क्या किया, यह आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक है। आपने पहले विलायक लिया, फिर विलेय लिया, वही पुरानी वाली बात करेंगे। पहले आपने इसमें विलायक लिया, विलायक में आपने क्या किया? विलायक को जमाना शुरू किया। अब उसमें विलेय के कण आ गए, तो विलेय क्या करेगा? उसको जमने नहीं देगा, विलेय बहुत लेट तक जमाएगा, क्योंकि समान समान को घोलता है। तो क्या पहले जल तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, ये पहले जल था तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था। लेकिन अब जैसे ही हमने विलायक के अणु इसमें मिला दिए, विलेय के अणु इसमें मिला दिए, तो क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस जमने देगा? नहीं जमने देगा सर। ताप और कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ताप और कम करना पड़ेगा। मतलब -4 डिग्री, -3 डिग्री, -2 डिग्री, -1 और 0 डिग्री। यहाँ पर आपका पानी जम रहा है और यहाँ पर आपका क्या? विलयन जमेगा। तो ये कम की ये कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि विलयन का जो हिमांक है, क्या है? विलयन का जो हिमांक है वो विलायक के हिमांक की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विलयन का जो हिमांक है विलायक के हिमांक की तुलना में कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि सर जल के अणुओं के बीच अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ है वो आ जाता है। क्या आ जाता है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ आ जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये वही वाष्प दाब है मेरा, ये वही मेरा वाष्प दाब है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से 2 पदार्थ लिए, ठीक है। ये 2 पदार्थ लिए, एक पदार्थ इस तरह से आया, दूसरा वाला पदार्थ कुछ इस तरह से आया। क्या दोनों का इस जगह वाष्प दाब बराबर हो गया? क्या इस जगह
वाष्प दाब बराबर हो गया, और यहाँ देखो इसका वाष्प दाब तो यहाँ के बराबर हुआ है, इसका वाष्प दाब तो कुछ यहीं बराबर हो गया था, इसी जगह बराबर हो गया था क्या, सिद्ध में आ गया था। ये देखो ये वाष्प दाब किसका है, टीबी नोट, सॉरी टीएफ नोट फ्यूजन, एफ का मतलब फ्यूजन, टीबी बी का मतलब बॉइलिंग, एफ का मतलब फ्यूजन यानी बॉइलिंग का मतलब उबलना, फ्यूजन का मतलब जमना, ये टीएफ। देखिए ये केल्विन में आपका ताप होगा, ताप इस तरह से बढ़ता हुआ होगा। बताओ टीएफ नोट ज़्यादा कि टीएफ ज़्यादा, टीएफ नोट ज़्यादा, मतलब अगर इस बार मैं डेल्टा टीएफ निकालना चाहूँ तो टीएफ नोट माइनस टीएफ करूँगा, इस बार ये वाला करूँगा टीएफ नोट माइनस टीएफ, तब मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। तो क्या डेल्टा टीएफ यही है क्या, डेल्टा टीएफ यही है। ग्राफ होगा, ये आपका विलायक है, क्या है, ये आपका विलायक है, और ये आपका क्या है, विलियन। देखिए जहाँ पर ये ग्राफ किसी में भी आपको ऐसा ग्राफ दिखे और उसमें देखो यहाँ पर चेंज हो गया क्या, कुछ पहले ऐसे सीधा जा रहा था अब चेंज हो गया, ये यहाँ से देखो बिल्कुल सीधा जा रहा था अब चेंज हो गया, नीचे आ गया। तो जहाँ पर ये चेंज होता है वो क्या होता है आपका, वो बिंदु क्या कहलाता है आपका, अवस्था परिवर्तन। क्या कहलाता है, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। तो क्या बताओ मुझे, इस ताप पे विलायक का अवस्था परिवर्तन हुआ क्या, पहले विलायक किस में था, द्रव अवस्था में था, अब यहाँ से क्या जमना स्टार्ट हो गया क्या, तो ये ताप क्या कहलाएगा, इसका विलायक का क्या कहलाएगा, विलायक का फ्यूजन पॉइंट। क्या कहलाएगा, विलायक का। एफ का मतलब फ्यूजन यानी जमना, और बी का मतलब बॉइलिंग यानी उबलना। पहले वाले में टीबी ले रहे थे, इसमें क्या लेंगे, टीएफ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विलायक इस ताप पे जमना स्टार्ट हो गया, और यहाँ से धीरे धीरे जमता यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमने, बिल्कुल पूरा जम गया है। यहाँ पर आपका जो विलियन है वो यहाँ पर इस ताप से जमना स्टार्ट हुआ, तो जिस ताप पे जमना स्टार्ट हुआ उसको क्या बोल दिया हमने, टीएफ यानी विलियन का हिमांक। क्या, विलियन का हिमांक, और यहाँ से बिल्कुल अब ज़्यादा जमना स्टार्ट हो गया। तो क्या दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो क्या कहलाएगा, डेल्टा टीएफ। आपको ये पता है कि सर विलायक पहले ही जम जाएगा, यानी विलायक 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा, और आपका जो विलियन है ये -4 -5 पे जमेगा। तो क्या मुझे एक चीज़ बताओ, इस बार डेल्टा टी एफ बराबर है टी एफ नोट माइनस टी एफ होगी क्या, यही होगी, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ज़्यादा वाली वैल्यू पहले आएगी और कम वाली वैल्यू बाद में आएगी। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, टी एफ नोट माइनस टी एफ। पुराने वाले में याद करो, डेल्टा टी बी बराबर आपने लिखा था टी बी माइनस टी बी नोट, क्योंकि वहाँ पर हम उबाल रहे थे। समझ गए क्या इस बात को। उबालने में विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट है या विलियन का जो क्वथनांक है वो ज़्यादा हो जाता है, और जमते वक्त विलियन का क्वथनांक कम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। समझ गए इस बात को। अब देखो इसके बाद यहाँ से जैसा का जैसा क्वथनांक वाले में हो रहा था, हिमांक वाले में एज इट इज वैसा का वैसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने देखा था कि डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी था, डेल्टा टीबी समानुपाती x2 था, उसी तरह से डेल्टा टीएफ समानुपाती डेल्टा पी वाष्प दाब के समानुपाती हो जाएगा, और डेल्टा टीएफ समानुपाती x2 के। अब देखिए मैं वही वैल्यू वापस लिखूँगा, डेल्टा टीएफ बराबर के x2, फिर लिखूँगा मैं डेल्टा टीएफ बराबर के x2 की वैल्यू वही n2/n1 + n2, और फिर मैं लास्ट में वही काम करूँ, वो वाली वैल्यू निकालो क्या लास्ट में, वो की वही। देखो बेटा वो की वही निकालूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये n2 + n1 वाला क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा, और लास्ट में उसी प्रोसेस को आप फॉलो करो। अगर ना आए तो मुझे बताना क्या निकल के आ जाएगा। देखो मैं निकाल देता हूँ, चलो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के n2 क्या हो जाएगा, W2/m2 बटे n1 + n2 को क्या कर दूँ, n1 कर दूँ सीधा ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा W1/m1। देखो यहाँ से डेल्टा टी एफ बराबर के W2 इंटू m1 बटे W1 इंटू m2, ठीक है। तो देखिए ये W2 m2 W1 क्या ये मोललता के समानुपाती हो गया, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये तो मोल हो गया, और बटे में क्या है विलायक का
द्रव्यमान। तो ये तीनों चीजें किसको बताती है? मोललता को, यानी स्मॉल m को बताएगी। पुराने पिछले वाले क्वथनांक में बताया था मैंने आपको सिद्ध करके भी। तो यहां से मैं डेल्टा टी एफ बराबर के m1 इंटू स्मॉल m लिख सकता हूँ क्या, यानी मोललता। तो डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू m1 इस बार क्या हो जाएगा? के एफ हो जाएगा, यानी जो उन्नयन स्थिरांक है, जो मोलल अवनमन स्थिरांक है, वो क्या हो जाएगा? फ्यूजन के रूप में इंटू m। समझ गए? तो यहां से क्या, मैं इस वाले फॉर्मूले से मुझे निकालना क्या था? मुझे हमेशा निकालना क्या होता है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो क्या यहां से विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकता हूँ? m2 को इधर भेज दूं और डेल्टा टीएफ को इधर भेज दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इधर देखना, मेरे पास बन जाएगा m2 बराबर के W2 इंटू m1 बटे W1, ये बन जाएगा इंटू टीएफ इंटू डेल्टा टीएफ। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास m2 के लिए। m2 अगर मुझे निकालना हो, उसके अलावा देखो, अगर मुझे m2 की जगह अगर मुझे क्या निकालना हो? kf निकालना हो, तो kf का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? वही पुराना वाला फॉर्मूला, क्या लिख रहे थे? m1 यानी विलायक का मोलर द्रव्यमान इंटू r इंटू टी एफ का स्क्वायर बटा डेल्टा एच किसकी? उष्मा किसकी? फ्यूजन की उष्मा इंटू 1000। अब आपको पता है कि ये दोनों किसके बराबर होते हैं? फ्यूजन की गुप्त उष्मा के 1/में फ्यूजन की गुप्त उष्मा के होंगे। पहले वाले में बताया था वीडियो में, वहां पर वाष्पन की बताया था, तो यहाँ फ्यूजन की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस बार डेल्टा एच एफ है, वहां पर डेल्टा एच वी था। पता है ना आपको इस बात का? तो यहाँ से के एफ बराबर क्या निकाल सकता हूँ? अगर मेरे पास उष्मा नहीं दे के गुप्त उष्मा दे, तो मैं कैसे निकालूंगा? आर इंटू टी एफ स्क्वायर बटे एल एफ इंटू 1000 निकाल लेंगे कि यहाँ से के एफ की वैल्यू भी देखो, के बी निकालना सिखा दिया, के एफ निकालना सिखा दिया। के एफ और के बी ऐसे हैं जो किसी हर एक विलायक के लिए फिक्स होते हैं, यानी हर एक विलायक के लिए फिक्स होते हैं। सभी विलायकों का अलग अलग होगा, जल का अलग होगा, ग्लूकोज का जल का अलग होगा, एल्कोहल का अलग होगा। समझ गए? इस तरह से सबका एक अलग अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रासरण दाब की। सबसे लास्ट टॉपिक है प्रासरण दाब में हम वान टाप गुणांक भी पढ़ेंगे। सबसे लास्ट है अपना क्या? प्रासरण दाब। तो ज़रा देखिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि इसमें मैं न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा करवा रहा हूँ आपको, तो देखो यहाँ से क्या है बेटा, हर बार या तो इससे जो अभी फॉर्मूले लिखा है उन फॉर्मूलों से या तो लास्ट में एक बार क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर आपसे सीधा पूछ लेता है कि क्वथनांक उन्नयन को विस्तार से समझाइए, हिमांक अवनमन को विस्तार से समझाइए। तो फिर आपको ये वाली पूरी की पूरी डेरिवेशन ऐसे करनी होती है। मैंने तीनों चारों डेरिवेशन आपको अच्छे से समझा दी है। सबसे लास्ट है अपने पास क्या? प्रासरण दाब। तो देखिए प्रासरण दाब, हेडिंग डालते हैं। प्रासरण क्या होता है एक्चुअल में? देखिए प्रासरण से पहले आपको विसरण पता होनी चाहिए, और विसरण आपको पता होगा। मैं सीधा आपको क्या बताऊंगा? केवल प्रासरण। देखिए प्रासरण दाब या प्रासरण क्या होता है? पहले प्रासरण की बात करेंगे, फिर प्रासरण दाब की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रासरण क्या होता है? देखिए सब जगह आपको ये पता चलेगा कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर कण गति करते हैं। निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर कण गति करते हैं। ठीक है, ये सब में ये ऐसा ही होता है। लेकिन प्रासरण में क्या होता है? दरअसल प्रासरण में निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर कौन गति करते हैं? विलायक के अणु। विलायक के जो अणु या कण है, विलायक के अणु या जो कण है, वो निम्न सांद्रता वाले विलयन से, किससे? निम्न सांद्रता सी से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। किसकी तरफ गति करते हैं? उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। और जो कण है वो यहाँ से यहाँ गति कर रहे हैं, उच्च सांद्रता की तरफ, निम्न से उच्च सांद्रता की तरफ गति कर रहे हैं, तो
जो ये उच्च सांद्रता वाला विलयन होता है, उच्च सांद्रता वाले विलयन पे प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए या विलायक के अणुओं को या विलायक के कणों को आने से रोकने के लिए उच्च सांद्रता वाले विलयन पे लगाया गया दाब ही क्या कहलाता है? प्रासरण दाब। यानी दाब किस पे लगाया जाएगा? उच्च सांद्रता वाले विलयन पे। क्यों लगाया जाएगा? ताकि जो विलायक के कण है या विलायक के जो अणु हैं वो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ ना आए। वो क्या होता है? प्रासरण दाब होता है। एक चीज याद रखना कि जो प्रासरण की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली में। यानी मैं एक सीधे शब्दों में अगर परिभाषा बताना चाहूं तो प्रासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण गति करते हैं। कौन गति करते हैं? विलायक के कण गति करते हैं निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए गति करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए गति करते हैं या गमन करते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? देखो, पारगम्यता 3 प्रकार की होती है। पहला पूर्ण पारगम्य या पारगम्य, दूसरा अर्धपारगम्य, तीसरा चयनात्मक अर्धपारगम्य और एक हो सकता है अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब होता है जो किसी को आने जाने ना दे, जो किसी को आने जाने ना दे। जैसे मान लो मैं कहूँ कि अभी कोरोना का टाइम है, इसमें मंदिर बिल्कुल बंद है, तो मंदिर के अंदर कोई नहीं जा सकता, अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। तो ये क्या है? पूर्ण रूप से अपारगम्य, पूर्ण रूप से अपारगम्य। जैसे अभी मान लो कोरोना के टाइम पे सड़क पे साधन वगैरह चल रहे हैं, इंसान भी घूम रहे हैं, तो ये क्या है? पूर्ण रूप से पारगम्य। यानी 9 बजे से लेके रात को 10 बजे, सुबह के 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आओ कोई भी जाओ। तो ये क्या हो गया? पूर्ण रूप से पारगम्य। और अगर मैं बात करूं पूरे 24 घंटे की तरह तो क्या हो गया? अर्धपारगम्य। यानी रात के टाइम पे केवल इमरजेंसी सुविधाएं चालू रहेगी, उसके अलावा कोई भी नहीं आ जा सकेगा। तो मतलब कुछ आ रहे हैं, कुछ जा भी सकते हैं, लेकिन सब नहीं जा सकते। तो वो क्या हो गया? अर्धपारगम्य। कैसा? चयनात्मक अर्धपारगम्य। यानी आपको इमरजेंसी है तो आप जाओगे तो चयनात्मक हो गया, आपको इमरजेंसी नहीं है तो भी आप जा रहे हो, कोई नहीं रोक रहा, तो उसको क्या कहेंगे? अर्धपारगम्य। तो यहां पर प्रासरण में कौन सी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसमें से विलायक के अणु या विलायक के कण निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। और उच्च सांद्रता वाले विलयन पे विलायक के कणों की गति को रोकने के लिए लगाया गया बल या लगाया गया विरोधी बल ही क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं। किससे दर्शाते हैं? पाई से दर्शाते हैं। और पाई जो होता है वह सांद्रता के समानुपाती होता है जब ताप स्थिर हो। क्या? जब ताप स्थिर हो। और जो पाई है वो समानुपाती होता है ताप के जब सांद्रता स्थिर हो। क्या? सांद्रता स्थिर हो। दोनों समीकरणों से मुझे एक चीज पता चल रही है कि पाई समानुपाती TC होता है। यानी पाई समानुपाती नियतांक उठाने के लिए कोई ना कोई राशि RTC होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पाई बराबर CRT होता है। CRT होता है। ये क्या है? प्रासरण दाब। ये क्या है? सांद्रता। ये गैस नियतांक। और ये आपका क्या है? ताप। क्या है? ताप। देखिए एक चीज बताओ, सांद्रता को क्या मोलरता कह सकता हूं? सांद्रता को मोलरता कह सकता हूं ना मैं? तो सांद्रता को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? पाई बराबर N/V मोल बट्टा आयतन RT, मोल बट्टा आयतन इंटू RT। मैं कहूँ 2 विलयनों के लिए। किसके लिए? 2 विलयन जिनका पाई समान है। 2 विलयन जिनका क्या है? पाई समान है। अगर पाई 1 बराबर पाई 2 होगा तो इसे क्या कहूँगा? इसका प्रासरण दाब भी समान है, इसका प्रासरण दाब भी समान है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा मेरे लिए? समपरासरी विलयन। क्या कहलाएगा? समपरासरी विलयन। कैसा विलयन? समपरासरी विलयन। और समपरासरी विलयन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? C1R/T1। R तो फिक्स राशि है 8.3, R तो फिक्स है 8.3 होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से C1R/T1, यानी C1 सांद्रता और T1 ताप पे अगर पाई समान है तो C2R/T2 हो जाएगा। मतलब देखो जो आपका पाई 1 है वो क्या होगा? C1R/T1 और आपका पाई 2 क्या होगा? C2R/T2। यही होगा।
ये दोनों राइट हैंड दोनों बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी दोनों बराबर, ये मैंने कर दिया। R से R कैंसिल, C1 T1 बराबर C2 T2 हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि ताप का मान समान है, क्या कह दूं, ताप का मान समान है, तो क्या C1T बराबर C2T, ये भी T हो जाएगा और ये भी T हो जाएगा, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो C1 बराबर क्या आ जाएगा आपका C2, क्या हो जाएगा C1 बराबर C2। समझ गए इसको, यहाँ तक कर लिया। देखो इसके बाद अभी हमने क्या लिखा था, पाई बराबर CRT, और C हमने सांद्रता बताई और सांद्रता को हम N/V से लिख सकते हैं। पाई बराबर CRT, पाई बराबर C की जगह क्या लिख सकता हूँ, N/V/RT। समझ गए। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि जो N/V है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ये क्या है, एक तरह से मोलरता है, एक तरह से क्या है, मोलरता है, और यहाँ पर क्या है, मोल है, आयतन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर कहीं पर भी मेरे पास विलायक का मोलर द्रव्यमान आ रहा है क्या, ये बता दो। विलायक का मोलर द्रव्यमान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, N को क्या W/MB, और MB किसका है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। इंटू RT/V। तो क्या यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि अगर विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो सबसे इजी ये वाला है। क्यों, क्योंकि वहाँ सब जगह हमें क्या मिल रहा था, वहाँ सब जगह हमें मोललता के रूप में मिल रहा था। किसी अज्ञात विलेय का अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है तो वो सबसे इजी किससे रहेगा, प्रासरण दाब प्रक्रिया से रहेगा, क्योंकि प्रासरण दाब प्रक्रिया में हमें मोलरता का पद दिया होता है। किसका पद, मोलरता का, ना कि मोललता का। किसका पद, मोलरता का पद दिया हुआ होता है, ना कि मोललता का। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, विलायक का विलेय का मोलर द्रव्यमान अगर हमें निकालना हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, कौन सी विधि है, प्रासरण विधि। कौन सी, प्रासरण विधि। याद रखना इस बात को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद देखिए, हमने पढ़ा पहले ही प्रक्रिया प्रासरण, दूसरी पढ़ी प्रासरण दाब, एक होता है समप्रासरी, जो भी हमने पढ़ लिया। अब समप्रासरी के बाद दो चीजें आती है, अतिप्रासरी और न्यून प्रासरी, या अतिप्रासरी और अल्पप्रासरी, और एक आती है प्रतिलोम प्रासरण। क्या, प्रतिलोम। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है क्या, यानी प्रासरण की प्रक्रिया उल्टी होने लग जाए। प्रासरण की प्रक्रिया क्या होती है सर, प्रासरण की प्रक्रिया होती है निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक की अनुगति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से, तो वो क्या कहलाता है, प्रासरण। बेटा जी आपने प्रासरण की मुझे परिभाषा बता दी, तो जो वो प्रतिलोम प्रासरण है उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, उल्टी। प्रतिलोम प्रासरण की परिभाषा हो जाएगी, विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की तरफ अगर गति करें तो वो क्या कहलाता है, प्रतिलोम प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलोम प्रासरण कहलाता है। और ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, आपने प्रासरण दाब पढ़ा था। प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण दाब एक ऐसा दाब होता है जो उच्च सांद्रता वाले विलयन पे लगाया जाता है, और ये काम यह करता है कि जो प्रासरण दाब होता है उसका मान इतना किया जाता है ताकि जो विलायक के कण है वो निम्न सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश ना करें। वही दाब क्या कहलाता है, प्रासरण दाब। और मैं ये कह दूं कि दाब का मान प्रासरण दाब से भी अधिक कर दिया जाए, दाब का मान प्रासरण दाब से भी अधिक कर दिया जाए, अगर मैं इसको इधर से इधर खिसकाना चाहूं, इस बोर्ड को इधर धक्का दूंगा, इतना धक्का दूं कि यहाँ से जो बंधा हुआ है ये दूसरी तरफ जाने लग जाए, तो क्या दूसरी तरफ गति करेगा। तो प्रासरण दाब के मान से भी अगर दाब का मान उच्च कर दिया जाए तो विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गति करेंगे, और उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम प्रासरण। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम प्रासरण। सर प्रतिलोम प्रासरण का कोई उदाहरण बताओ, प्रतिलोम प्रासरण का कोई उदाहरण बताओ। बेटा उदाहरण है सबसे अच्छा, समुद्री जल को शुद्ध करना, समुद्री जल को शुद्ध करना। समझ गए, समुद्री जल है मान लो, ये आपके पास
समुद्र है और इस समुद्र में जल है। यह आपके पास पानी है, समुद्र में क्या नमक होगा, ये मैंने नमक की गोलियां बना दी। विलय क्या है यहाँ पर, पानी की नमक बताओ। विलय क्या है, पानी। विलायक क्या है, सॉरी विलय क्या है, नमक, और विलायक क्या है, पानी। गति कौन करता है, प्रासरण दाब में गति कौन करता है, प्रासरण की प्रक्रिया में विलायक गति करता है, जल गति करेगा क्या। और हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अब हमें क्या करना है, विलायक के जो कण हैं उनको यहाँ से, उच्च सांद्रता यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने सादा पानी लिया है, यहाँ पर मैंने सादा पानी लिया है। सांद्रता किसको बोलते हैं, जिसमें विलय के कण सबसे ज़्यादा हो। अब यहाँ पर नमक है क्या, यहाँ पर केवल मैंने पानी लिया है, यहाँ पर क्या है, केवल पानी लिया है, पानी लिया है केवल। तो ये क्या निम्न सी वाला हो गया क्या, ये निम्न सी वाला, निम्न सांद्रता वाला। ये उच्च सांद्रता वाला हो गया, ये उच्च सी वाला हो गया, उच्च सांद्रता वाला हो गया। प्रतिलोम प्रासरण क्या कहता है, प्रतिलोम प्रासरण कहता है कि जो विलय के कण हैं वो उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाने लग जाएंगे। तो विलय के कण, यहाँ पर जल के कण है क्या, तो जल यहाँ से इसमें आना गति कर देगा और यहाँ पर केवल क्या, नमक के कण ही बच जाएंगे और पानी का पूरा पानी क्या होगा, पूरा का पूरा पानी दूसरी साइड में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, पूरा का पूरा पानी क्या होगा, दूसरी साइड में आ जाएगा। समझ गए। इससे क्या कहते हैं, समुद्री जल को शुद्ध करना, यानी सब खारा पानी था उसको मीठा पानी हमने बना लिया है। क्लियर हो गई ये बात। अब बात आती है आपकी अल्प प्रासरी विलयन और अति प्रासरी विलयन और इनके अनुप्रयोग। अल्प प्रासरी क्या होता है, अति प्रासरी क्या होता है बेटा, अल्प प्रासरी वह होगा, अति प्रासरी वह होगा। सर वह क्या होगा, देखो जरा बताएंगे, अभी सारा अभी बता देंगे तो फिर बाद में क्या बताएंगे। ये हो गया अल्प परासरी और ये हो गया अति परासरी। अति, देखो दो तरह का विलयन है, अल्प परासरी विलयन और अति परासरी विलयन। दोनों में मैंने क्या किया, मुनक्का लिया या किशमिश लिया, एक ही बात है। मैंने दोनों में किशमिश लिया और मैंने इस बार क्या किया, इस किशमिश को अति परासरी विलयन में रख दिया। अति परासरी विलयन में जैसे ही रखूंगा और ये किशमिश क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यानी इस किशमिश में से जो जल के अणु थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए, जल के अणु बाहर निकल गए। और किशमिश पहले इस तरह से बिल्कुल फुला हुआ था, अब किशमिश कैसा हो गया, ऐसा हो गया बिल्कुल। समझ गए, पहले किशमिश बिल्कुल फुला हुआ था और अब कैसा हो गया, सिकुड़ गया। इसका मतलब है जो विलायक के कण है वो अंदर से कहाँ आ गए, बाहर आ गए। कहाँ, अंदर से कहाँ आ गए, बाहर आ गए। और आपको पता है विलायक के कण निम्न सांद्रता वाले विलयन से कहाँ गति करते हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो वही प्रासरण कराता है। यहाँ पर प्रासरण की क्रिया हुई, उच्च सांद्रता की तरफ गए, यानी इसमें विलयन में आए, ये उच्च सांद्रता वाले में आए। तो ये उच्च सांद्र और ये किशमिश क्या, निम्न सांद्र। तो बाहर वाला विलयन कैसा हुआ, उच्च सांद्र। और उच्च सांद्र को क्या बोलते हैं, अति परासरी। क्या बोलते हैं, अति परासरी, हाइपर। हाइपर। और इसे अल्प परासरी को क्या बोलेंगे, हाइपो। हाइपो मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। नाम सुना है, हाइपर सिटी मतलब बहुत बड़ी, हाइपर का मतलब ऊंची। हाइपर सिटी बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, तो वो हाइपर, और हाइपो कम, अल्प। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाह्य जो विलयन है वो क्या है, अति परासरी विलयन है। इसकी वजह से आपका किशमिश क्या हो गया, सिकुड़ गया। आपको पता है अचार में नमक ज़्यादा मिलाया जाता है, या अचार में जो सिरका होता है वो ज़्यादा मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई फंगस उस पर अटैक करेगी, जैसे ही कोई फंगस या कीटाणु उस पर अटैक करेंगे, तो उन कीटाणुओं में से क्या होगा, उन कीटाणुओं का जो पानी होगा, उन कीटाणुओं की बॉडी का जो पानी होगा वो नमक क्या करेगा, बाहर निकालेगा और वो कीटाणु मर जाएंगे। अगर मान लो आपकी बॉडी से अगर पानी बाहर निकाल दिया जाए तो आपकी डेथ निश्चित हो जाएगी। आपने सुना है कभी कि गला बैठ जाए तो गर्म पानी और नमक से गरारे करने चाहिए, गर्म पानी और नमक से गरारे करनी चाहिए। उस पानी में नमक क्यों मिलाया जाता है, ताकि जो पानी है वो ज़्यादा सांद्र हो जाए। क्या हो जाए, ज़्यादा सांद्र हो जाए। जैसे ही गले में जाएगा, गले में जैसे जाएगा, यहाँ पर वो जो आपके कीटाणु जीवाणु जो यहाँ पर मिले हुए हैं, जिन्होंने आपके गले को दबा दिया है, उन
के पास जैसे ही पानी जाएगा तो वहां पर कैसा विलयन होगा, उनके लिए अतिप्रासरी होगा और उनका पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, उन कीटाणुओं का, उन जीवाणुओं का पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा और वो बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे, पिचक जाएंगे और पिचकने की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। समझ गए? तो अतिप्रासरी विलयन का आपको सिस्टम पता चल गया। एक बार मैंने क्या किया, अल्पप्रासरी विलयन में किशमिश को डाला तो क्या हुआ, किशमिश, पहले किशमिश ऐसा था, अब किशमिश फूलकर मोटा ताजा हो गया। क्या हो गया? किशमिश फूलकर मोटा ताजा हो गया। इस बार क्या हुआ है कि इस किशमिश में पानी क्या हुआ है, किशमिश के अंदर चला गया है, यानी निम्न सांद्रता वाले विलयन से पानी उच्च सांद्रता वाले विलयन की चला गया है। यानी इस डिब्बे में मैंने किशमिश डाला था तो डिब्बे का पानी किशमिश के अंदर चला गया। इसका मतलब किशमिश क्या है, उच्च सांद्र है, तो डिब्बा क्या हो गया, निम्न सांद्र। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किशमिश फूल जाए तो कैसा विलयन होगा, अल्पप्रासरी विलयन। समझ गए क्या ये बात? जैसे फूलों पे छिड़काव देते हैं पानी का और वो वापस खिल उठते हैं, वो कैसा होता है, अल्पप्रासरी विलयन। किसका उदाहरण होता है, अल्पप्रासरी विलयन। यानी आप तो ये याद रखो, पतले से अगर मोटा ताजा हो जाए तो अल्पप्रासरी विलयन, और मोटे ताजे से अगर पतला हो जाए तो अतिप्रासरी विलयन। याद रहेगी क्या ये बात? याद रहेगी? ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक, देखिए वांट हाफ गुणांक को आई से बताते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई से दर्शाते हैं। वांट हाफ गुणांक क्या होता है? वांट हाफ गुणांक विलयन के असामान्य, वांट हाफ गुणांक विलयन के असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों के निर्धारण के लिए दिया गया है। विलयन के असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों के लिए दिया गया है, अर्थात कई वैद्युत अपघट्यों के विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्मों के सैद्धांतिक और प्रेक्षित मान अलग अलग प्राप्त हुए। सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान अलग अलग प्राप्त हुए, यानी जो प्रैक्टिकल मान थे और जो हमने गणना करके निकाले वो मान दोनों ही क्या हुए, अलग अलग प्राप्त हुए। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म वैद्युत अपघट्य के वियोजन और संगुणन के कारण आए थे। जो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म आए वो किसके कारण आए थे? विद्युत अपघट्य के वियोजन या संगुणन के कारण आए थे। देखिए जो आपका वांट हाफ गुणांक है आई, वो क्या क्या होगा? देखिए पहले मैं बात करूं किसकी, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन के हिसाब से, तो डेल्टा पी अपॉन पी अपने पास आया था किसके, अक्ष 2 के। ये असामान्य है तो आई से मैंने इसको गुणा कर दिया। ठीक है। दूसरा वाला मेरे पास क्या आया, डेल्टा टी बी बराबर के बी एम आया, के बी इंटू एम आया। अब ये असामान्य है इसलिए मैंने वांट हाफ गुणांक से इसको गुणा कर दिया। तीसरा मेरे पास क्या आया, हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम आया, आई से गुणा कर दिया वांट हाफ गुणांक से। चौथा मेरे पास क्या आया, पाई बराबर सी आर टी, असामान्य है, आई से गुणा कर दिया। यानी ये आई है वो प्रायोगिक और जो सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मान का मतलब है आपको पहले से क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हो, प्रायोगिक का मतलब है हमने जोड़ बाकी गुणा भाग करके या गणना करके निकाला है। समझ गए? तो ये इस तरह से आपके जो चारों अणुसंख्यक गुणधर्म है उसको वांट हाफ गुणांक कुछ इस तरह से प्रभावित करता है। यानी जो दूसरा वाला पद होता है उसमें आई गुणा हो जाता है। अब आई क्या होता है, आई होता है आपका, आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य एम बी बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान, या आई बराबर होता है प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान। क्या? प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान बटा सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, सॉरी प्रायोगिक अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, प्रायोगिक अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। या आई हो सकता है आपका या आई हो सकता है आपका वियोजन या संगुणन से पहले, वियोजन या संगुणन के पश्चात, वियोजन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या बटा वियोजन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या। यानी आई क्या क्या हो सकता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। आई क्या हो सकता है, प्रायोगिक अणुसंख्यक गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म का मान,
या हो सकता है वियोजन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या बटा वियोजन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या हो सकता है। वान टाप गुणांक, अब वान टाप जो गुणांक है आई वो दो प्रकार से होता है, एक तो वियोजन की मात्रा के आधार पे और एक होता है संगुणन या संयोजन की मात्रा के आधार पे। तो दोनों देखते हैं, देखो जरा, देखिए सामान्य व्यवहार के लिए वान टाप गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। सामान्य व्यवहार के लिए वान टाप गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। और हमने देखा था वान टाप गुणांक का जो मान है हम यहाँ अणु की संख्या के आधार पर बात करेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो सामान्य व्यवहार के रूप में आई का मान कितना होगा? 1 होगा। लेकिन सामान्य व्यवहार ना हो, असामान्य व्यवहार हो, तब हम वान टाप गुणांक का मान दो तरीके से लिख सकते हैं, जो आई इज नॉट इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 के बराबर नहीं होगा। एक तो आई का मान हो सकता है आपका 1 से ज़्यादा और एक आपका आई का मान हो सकता है 1 से कम। अब देखिए किसी भी अणु को हम वियोजन करते हैं, यानी किसी भी अणु को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, एक अणु है उसको तोड़ा तो 2 या 2 से अधिक बनेंगे, तो वहां पर वान टाप गुणांक की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, वियोजन के लिए जो वान टाप गुणांक का मान होगा, वियोजन के लिए जो वान टाप गुणांक का मान होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। और संगुणन के लिए क्या होगा? संगुणन के लिए वान टाप गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होगा, समझ गए? और सामान्य व्यवहार के लिए वान टाप गुणांक का मान कितना होगा? 1 होगा। असामान्य व्यवहार के लिए 1 से अलग अलग होगा, और वो कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं। देखो वियोजन की मात्रा के आधार पे अगर मैं बात करूं, किसके आधार पे? वियोजन की मात्रा के आधार पे अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो वियोजन की मात्रा के आधार पे मेरे पास पहले क्या था, मैं इनका वियोजन करूं, पहले मेरे पास AN मोल थे। कितने थे? AN मतलब ऐसा था जैसे मान लो अपन लिखते ना I2 या H2 या F2, कुछ इस तरह से है मेरे पास AN मोल है। अगर मैं इनका वियोजन करूंगा तो ये n संख्या में टूट जाएगा। अगर मान लो मैं I2 को तोड़ता हूं तो कैसे बनता है? I प्लस आई बनता है, तो क्या इसको 2i लिख सकता हूं क्या? वैसे इसको क्या लिखूंगा? Na। पहले मान लिया मैंने ये 1 मोल था। कितना मोल था? 1 मोल था। और ये प्रारंभिक अवस्था यानी t बराबर 0 पे ये कितना होगा? 0 मोल होंगे। कुछ समय बाद मैंने कहा जो आपका वियोजन होता है वो क्या होता है? एल्फा होता है। वियोजन क्या होता है? एल्फा होता है वियोजन। और बीटा होता है आपका संगुणन। तो देखिए वियोजन कर रहे हैं तो मैंने कहा कि t बराबर t समय पे ये जो 1 मोल है ये एल्फा टूट जाता है। तो यहाँ कितना बनेगा? n एल्फा बनेगा, जो इसका आगे गुणांक होता है वही बन जाता है। मैं कहूँ कि साम्य अवस्था पर कितने मोल होंगे? साम्य अवस्था पर मोल कितने होंगे? ये वाले और ये वाले होंगे, यानी 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा मोल होंगे क्या साम्य अवस्था पे? समझ गए? और अपन ने आई क्या लिखा था? वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटा वियोजन से पहले अणुओं की संख्या, या वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या बटा वियोजन से पहले मोलों की संख्या। वियोजन से पश्चात मोल कितने हैं? 1 माइनस एल्फा n प्लस एल्फा, लिख दूं 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा बटा वियोजन से पहले अणुओं की संख्या या मोल की संख्या कितनी थी? 1। कितनी थी? 1। ये लो मैंने लिख दिया। इस 1 को i से गुणा किया तो i गुणा 1 बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा हो गया क्या? यहाँ से इतना निकल के आ गया। इसके बाद देखो अगर 1 को i से गुणा किया तो 1 ही वापस आ जाएगा। तो देखो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, देखो i बराबर 1 प्लस n एल्फा माइनस एल्फा। समझ गए? यहाँ से देखो मैं एल्फा कॉमन ले लूँ तो क्या निकल के आएगा मेरे पास? i माइनस 1 बराबर n एल्फा माइनस एल्फा कर सकता हूँ। देखो यहाँ से मैंने i माइनस 1 और यहाँ से मैंने एल्फा कॉमन ले लिया, तो एल्फा यहाँ तो बच गया i और इधर बच गया -1। क्या ये आ गया क्या? मुझे चाहिए क्या? एल्फा की वैल्यू चाहिए, वियोजन की मात्रा ही चाहिए मुझे। तो इस बाकी पद को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा? i माइनस 1 बटे n माइनस 1 बराबर क्या हो गया? अपना एल्फा। और अपने को निकालना क्या? एल्फा ही था क्या? एल्फा ही निकालना था। i माइनस 1 बटे n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? अपना एल्फा हो जाएगा। समझ गए इस बात को? ये आपकी एल्फा की वैल्यू हो जाएगी। अब निकालते हैं बीटा की वैल्यू। ये बात समझ में आएगी? देखो मैंने यहाँ से क्या किया है, यहाँ पर पहले अपन ने क्या लिखा था? फॉर्मूला i बराबर फॉर्मूला लिखा था, तो क्या लिखा था?
वियोजन या संगुणन से पहले, वियोजन या संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन से पहले मोलों की संख्या। तो संगुणन से यहाँ पर वियोजन हो रहा है, तो वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या ये थी, पहले कितनी थी 1, ये पश्चात वाली, ये पहले वाली, सोल्व कर दिया, ये वाला ऐसा का ऐसा निकाल दिया मैंने। समझ गए। अब संगुणन की बात करें, देखो जरा संगुणन में ये स्टेप उल्टी चल जाएगी, यानी क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, एन ए क्या बन जाएगा, ए एन बन जाएगा, बस इतना सा होगा संगुणन में। पहले क्या था, H प्लस एच यहाँ मिलके क्या बना रहा है, H2 बना रहा है, समझ गए, यानी 2H बराबर H2 बना रहे हैं, ये करना था हमें, ठीक है। देखो पहले t बराबर 0 समय पे, t बराबर 0 समय पे ये कितने मोल थे n, और ये कितने थे 0। देखो t बराबर 0 समय पे ये n है और ये 0 है, ये n है और ये 0 है। क्या बनेगा, जब ये n टूटेंगे तो कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। कितना बनेगा, यहाँ आगे गुणांक कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूँ, 1 ही बनेगा। अगर मान लो ये 1 ही टूटे, सॉरी ये 1 ही मोल हो, ये पूरा का पूरा n मोल ना हो के अगर सिंगल मोल हो तो ये कितना बनेगा, 1/n। कितना, देखो n मोल थे ये t बराबर 0 समय पे, n मोल थे तो 0 समय पे तो ये 0 बना, लेकिन t बराबर t समय पे अगर मान लो ये n मोल हो तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और अगर मान लो ये 1 हो, ये 1 हो तो ये कितना बनेगा, 1/n बनेगा। कितना बनेगा, 1/n बनेगा। और अगर मान लो ये 1 में से बीटा टूट जाए, ये 1 में से क्या हो जाए, बीटा हट जाए, ये हटेगा तभी तो बनेगा ना, इधर से टूटेगा या इधर से 2 आकर जुड़ेंगे तभी तो ये बनेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, बीटा/n, यानी जो टूटा वो आ जाएगा 1 की जगह और बीटा/n हो जाएगा। ये हो गए। अब देखो t समय पे कुल अणुओं की संख्या या कुल मोलों की संख्या क्या होगी, 1 माइनस बीटा प्लस बीटा/n किसके बराबर है, i के बराबर है क्या, i हमें लिखना था। ये देखो ये तो अपने पास क्या हो गई, इतनी तो कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या साम्य अवस्था पे। अब i लिखना है तो i क्या लिखेंगे, पश्चात अणुओं की संख्या और पहले अणुओं की संख्या। तो पश्चात क्या है, 1 माइनस बीटा प्लस बीटा/n, और पहले क्या है थी, 1 थी पहले हमने, तो 1 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, i बराबर 1 माइनस बीटा प्लस बीटा/n, समझ गए। देखिए यहाँ से ये n इसके बट्टे में है तो इन सबसे गुणा हो जाएगा क्या, इन सबसे गुणा हो जाएगा क्या, बताओ मुझे, सबसे गुणा होगा कि नहीं होगा। i बराबर 1 माइनस बीटा प्लस बीटा/n है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो i बराबर 1 प्लस बीटा/n माइनस बीटा, इतना लिख सकता हूँ। देखो इस पूरे पद में क्या, इधर वाले में क्या बीटा कॉमन आ जाएगा क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, i बराबर 1 प्लस, यहाँ से बीटा मैंने कॉमन ले लिया, 1/n माइनस 1, क्या ये लिख सकता हूँ क्या, ये वाला पद में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता बताओ, ये वाला लिख सकता हूँ। तो देखो अगर ये वाला लिखूंगा तो 1 को इधर भेज दूँ तो i माइनस 1 हो जाएगा कि इधर वाला क्या बन जाएगा, इधर वाला i माइनस 1। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, i माइनस 1 बराबर बीटा 1/n माइनस 1, समझ गए। यहाँ से क्या बनेगा, i माइनस 1 बीटा 1/n माइनस 1, यहाँ से इतना पद बन गया। अगर मुझे बीटा चाहिए तो इस पूरे पद को इधर भेज दूँ तो i माइनस 1 बराबर बीटा, ये वाला पद इधर 1/n माइनस 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्या। इस n को मैं ऊपर नीचे अगर इधर गुणा करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, i माइनस 1 अपॉन, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, n आ गया, n में n का भाग दिया एक बार और 1 को 1 से गुणा किया, 1 माइनस n/n हो गया। ये n ऊपर गुणा हो जाएगा, बीटा के बराबर तो है ये वैल्यू, ये n ऊपर गुणा हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर ये ऊपर गुणा होगा तो मेरे पास बन जाएगा i माइनस 1
गुणा में क्या आ जाएगा नीचे वाला n, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n बराबर क्या हो जाएगा आपका बीटा। क्या हो जाएगा n कोष्टक i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n बराबर क्या हो जाएगा बीटा। अब आपको i की वैल्यू पूछे और बीटा दे रखा हो तो यहां से निकाल लो, मोल आपको पता होंगे, मोल दिया हुआ होगा, यहां से निकाल सकते हो। एल्फा निकालना हो तो एल्फा निकाल सकते हो, एल्फा और बीटा दोनों निकाल लोगे। क्या आपको बीटा अगर नहीं निकालना है तो मैंने एक बार दोबारा से किसे सिखाया है, वीडियो को बैक करके आप देख लो, यहां से समझ में आ जाएगा ना। अब एक छोटी सी चीज और बची है 2 मिनट की केवल, ठीक है। देखिए आपकी जो सामान्य चीज है वो कौन सी है, वेपर प्रेशर और आपका फ्यूजन पॉइंट, ये दोनों समानुपाती होते हैं 1 अपॉन कणों की संख्या के। किसके? 1 अपॉन कणों की संख्या के, समझ गए। ये भी इसी के समानुपाती था, 1 अपॉन कणों की संख्या के, और ये दोनों समानुपाती होते हैं 1 अपॉन आई गुणा सी के या आई डॉट सी के। दोनों समानुपाती होते हैं आई डॉट सी के। आई है वांटा गुणांक, सी क्या है सांद्रता, कंसंट्रेशन या मोलरता। आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट और एक और कौन सा बच गया आपका प्रासरण दाब, ये दोनों समानुपाती होते हैं कणों की संख्या की, सीधे समानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती है दोनों, और ये कणों की संख्या के क्या होते हैं, दोनों सीधे समानुपाती होते हैं। और समानुपाती होते हैं आई डॉट सी के, यानी वांटाप गुणांक और सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, ठीक है। कणों की संख्या के समानुपाती, आई सी के समानुपाती। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिसका वांटाप गुणांक ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा और उसका प्रासरण दाब भी ज्यादा। जिसका वांटाप गुणांक ज्यादा उसका वेपर प्रेशर भी कम और फ्यूजन पॉइंट भी कम। एफ बी नहीं एफ पी, फ्यूजन पॉइंट भी उसका उतना ही कम। जिसमें कणों की संख्या जितनी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा, जिसमें कणों की संख्या जितनी ज्यादा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम। हम देख रहे थे जैसे ही विलेय के कणों की संख्या बढ़ाई जाती है हिमांक घट जाता है, यानी विलयन का हिमांक कम होता है, वाष्प दाब भी कम होता है। लेकिन यहां पर जैसे ही कणों की संख्या बढ़ा रहा था विलेय के कणों की संख्या, बॉइलिंग पॉइंट अचानक से बढ़ गया था, अचानक से बढ़ गया था। समझ गए क्या? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मैं अगर सीधी सी बात करूं कि वीपी और बीपी के क्रम की, तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा है। सीधे से तरीके से मैं आपको एक चीज समझा दूं क्या, देखो एक न्यूमेरिकल में आपको बोर्ड में बताता हूँ, वो वाला आपको करना है। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ, वो वाला भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। देखो पहला है मेरे पास ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, फिर है एक मेरे पास NaCl, एक है मेरे पास MgCl2, एक है मेरे पास AlCl3। अब इनको देखो तोड़ो आप, इसकी सांद्रता है 0.1 m, सॉरी 0.2 m, इसकी सांद्रता है 0.1 m, ठीक है। इसकी सांद्रता है 0.1 m और इसकी सांद्रता है 0.5 m। समझ गए? देखो इसको मैं तोड़ूंगा, ग्लूकोज टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, क्योंकि ग्लूकोज टूटता ही नहीं है, सीधा सीधा नहीं टूटता। आयनिक रूप में टूटता है क्या? नहीं टूटता। तो देखो ग्लूकोज का I गुणा C क्या हो जाएगा, अगर सीधी सीधी बात करूं तो इसका I क्या हो जाएगा, नहीं टूट रहा तो एक I, एक हो जाएगा I, तो 1 गुणा 0.2, तो यहां से कितना जाएगा इसका IC 0.2। इसके अगर मैं IC की बात करूं NaCl के, तो ये दो भागों में टूटेगा प्लस और माइनस, तो 2 गुणा 0.1 कितना आ गया 0.2 आ गया क्या IC। इसका देखो MgCl2 का +2 और -1 में, समझ गए, +2 और -1 में, तो -1 वाला कितनी बार टूटेगा, 2 बार -1 में। तो देखो इसकी तो आ गई 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, 3 बार हो गई। तीन आयन बनेंगे इसमें, एक आयन इसका और 2 आयन इसके। यानी ये कह रहा हूं एक तो Mg+2 बनेगा, एक Cl- बनेगा और एक Cl- बनेगा, तो 3 आयन बने क्या। तो इसकी सांद्रता -0.1, इसकी सांद्रता 0.1, इसकी सांद्रता 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 कितनी होगी, 3 0.1 होगी क्या। यानी ये कह सकता हूं कि I कितना है 3 और 0.1 सांद्रता है, तो कितना हो गई 0.3। इसकी देखो Al+3 में और 3 Cl- बनेंगे, तो 3 तो ये और एक ये 4 आयन बन गए क्या, मतलब 4 गुणा 0.5 कर दूं क्या, कितना हो गया 2.0 हो गया क्या इसका IC, 0 हो गया। अब देखो हमने देखा था कि जिसका IC ज्यादा उसका BP भी ज्यादा और उसी का क्या पाई भी ज्यादा। तो
तो मैं ये कहूँ कि इन चारों में सबसे ज़्यादा बीपी किसका है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बीपी AlCl3 का है, क्योंकि इसकी IC की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर मैं क्रम की बात करूँ तो AlCl3 बीपी के क्रम की बात कर रहा हूँ, बीपी या पाई के क्रम की। फिर किसका हो जाएगा MgCl2, फिर किसका हो जाएगा NaCl का, और NaCl के बराबर ही होगा किसका, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? अब जो आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दे रखा है आप उसको सोल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो की स्ट्रेटेजी में आपको नेक्स्ट डे बता दूंगा किस तरह से हमें आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।